नेक्स्ट थ्योरी है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बिल्कुल जो बॉन्डिंग थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसको बिल्कुल अलग तरीके से समझता है। जैसे VBT बोलता है कि वैलेंस ऑर्बिटल यूज़ होते हैं और उनके वैलेंस ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, उनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर डोनेट होता है। लेकिन CFT ने ऐसा बिल्कुल मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। CFT का जो फर्स्ट पॉइंट था आप उसी से समझ जाओगे कि ये थ्योरी और VBT का आपस में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जो VBT की लिमिटेशन थी वो बहुत सारी लिमिटेशन CFT ने दूर कर दी थी। जैसे कि उसके अंदर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, इसने आइडिया दिया था। वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाया था, इसने वो आइडिया दे दिया था। उसने कलर के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसने कलर के बारे में भी रीजन दे दिया था। बहुत सारी जो लिमिटेशन थी वो पूरी हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज ए प्योर आयनिक बॉन्ड, देयर इज प्योर आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। देखिए फर्स्ट पॉइंट ही बिल्कुल अलग है। ये बोलता है प्योर आयनिक बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच में, और जब बॉन्ड आयनिक है तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की चीज़ तो वहीं एकदम अलग हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, एक प्योर आयनिक बॉन्ड है। और बाद में ये लिमिटेशन भी है CFT की। CFT बहुत चीज़ें तो एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन फिर लोगों ने पूछा यदि आयनिक बॉन्ड है और आयनिक तो डायरेक्शनल नहीं होता, तो डायरेक्शनल कैसे है? तो यहाँ एक लिमिटेशन इसकी आ जाती है। लेकिन जो VBT की लिमिटेशन थी वो ज़रूर दूर कर देगा। तो इसने क्या बोला, देयर इज ए प्योर आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच में एक प्योर आयनिक बॉन्ड है, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन लोन पेयर अप्रोच टू द सेंट्रल एटम, when ligand approach to the central atom, then energy of orbital of metal, energy of orbital of central metal first decrease and then increases to a point। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये मान लिया मेटल और ये लिगेंड आइसोलेटेड है, मेटल इसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, लिगेंड से कोई मतलब नहीं है। जब लिगेंड इसकी तरफ चलना शुरू करता है, अट्रैक्शन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर और इसके लोन पेयर के अंदर कुछ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मान लिया डी ऑर्बिटल, समझा देता हूँ तुम्हें, बट डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। आइसोलेटेड, बहुत दूरी पे हैं, आइसोलेटेड मेटल ऑर्बिटल। R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R समझते होगा नहीं, डिस्टेंस ऑफ लिगेंड। जब पास में आया होगा तो वो बिल्कुल पास में आ जाएंगे, मतलब एनर्जी कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। क्यों नीचे हुई भाई, उसके न्यूक्लियस के अंदर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पे न्यूट्रल होगा, या लोन मतलब न्यूट्रल है तो भी उसके पास लोन पेयर है, और नेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, नीचे जाएगी। इस तरीके से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात थी, ये जब उनका अट्रैक्शन आ चुका है। अब मान लिया इसके भी पास में जाएगा, अब ये मान लिया लिगेंड था और ये था इनफाइनाइट, यहाँ पे आ गए, बॉन्ड बन गया। अब ये जब इसको अप्रोच करेगा तो दिक्कत तो एक और भी हो सकती है, क्या, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन में और जो ये आपका लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। उसकी वजह से इनमें हो सकता है किसी की एनर्जी बढ़ जाए और किसी की एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, कम और ज़्यादा भी होगी एनर्जी। तो जब स्टार्टिंग में इनफाइनाइट पे हैं तो एनर्जी शुरू में डिक्रीज करती है, जब और पास में आ जाएंगे तो थोड़ा इंक्रीज करेगी, थोड़ा क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जब और पास में आएंगे तो थोड़ा इंक्रीज करके ऐसी बन जाएगी, बराबर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, उससे नीचे ही रहेगी। क्यों, अरे भाई जब मान लिया दोनों की एनर्जी बराबर ही है, कंपाउंड यहाँ भी इतना ही स्टेबल है और यहाँ भी इतना ही स्टेबल है, तो क्यों कोई चीज़ कंपाउंड बनाएगी। कंपाउंड क्यों बनता है, ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए।
तो यहाँ पे एनर्जी मान लो उसकी 50 जूल थी तो घट के 5 जूल होगी। बहुत पास में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्सन हुआ होगा 5 से मान लिया 25 होगी तो 50 तो अब भी नहीं हुई होगी। समझ रहे हो, कंपाउंड की लैटिस जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, यहीं से तो आएगी जो घटी हुई है, यही तो लैटिस एनर्जी के रूप में आएगा। अब मान लिया मैं बोल दूँ ये बॉन्ड इससे ऊपर यहाँ चले जाएँ तो क्यों बॉन्ड बनाएगा ये यहाँ स्टेबल है, यहाँ तो अनस्टेबल कर दिया आपने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा ये। तो पहले बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और फिर थोड़ा इंक्रीज होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल एटम, between ligand and metal atom, the degeneracy and energy of orbital will be changed. Degeneracy and energy of orbital will be changed. ऑर्बिटल की एनर्जी और डिजनरेसी डिस्टर्ब हो सकती है। कैसे, देखिए मान लिया ये एस ऑर्बिटल है, एस पी और डी हम पढ़ते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसका मैंने एनर्जी का ऑर्डर बता दिया भाई, इसकी एनर्जी यहाँ पे थी। क्या करेगा, जब पास में आएगा तो एकदम इसकी एनर्जी यहाँ आएगी और यहाँ से लिगेंड इसको थोड़ा बहुत रिपेल करेगा और ये यहाँ से मान लिया लिगेंड ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्डेड स्टेट। ये क्या है, बॉन्डेड स्टेट। ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली। एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। ये अट्रैक्ट होता गया एक पॉइंट तक अट्रैक्ट हो गया, रुक गया आगे। जैसे उसने लोन पेयर डोनेट किया, अंदर वाले ने रिपेल करना शुरू किया। रिपेल करोगे थोड़ा बढ़ जाएगा। कोई बोले सर इतना क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ आएगा तो ये मेटल का ऑर्बिटल और ये लिगेंड बेवकूफ़ तो है नहीं, क्यों अपने आप को एनर्जी इंक्रीज करेंगे, जुड़ेंगे नहीं उससे। अच्छा तो रहेगी तो इससे तो कमी रहेगी, हाँ थोड़ा रिपल्सन की वजह से बढ़ जाएगी। अब कोई बोले ओवरऑल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले की रिस्क कंपेयर करूँ तो एनर्जी क्या करेगी, बताइए भाई। एनर्जी ये तो कोई भी बता सकता है, एनर्जी डिक्रीज करेगी, बिना किसी डाउट के डिक्रीज करेगी। ठीक है। डिजनरेसी, अरे डिजनरेसी के अंदर ऑर्बिटल ही एक है, डिजनरेसी क्या रहेगी। डिजनरेसी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। डिजनरेसी आर नॉट डिजनरेसी आर मीनिंगलेस, इसके लिए मीनिंग ही नहीं है कुछ। ठीक है, मीनिंगलेस। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है डिजनरेसी। हम बात करें आगे, मान लिया पी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस थी, यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 3 ऑर्बिटल थे और इनकी एनर्जी ये है, कोई भी एनर्जी इनकी रही होगी 50 जूल 70 जूल। जब इन्होंने लिगेंड ने अप्रोच किया होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इन तीनों की एनर्जी ये आ गई होगी। ठीक है, अब लिगेंड ने रिपेल किया इनको। ठीक है, लिगेंड ने रिपेल किया, इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। अब देखिए, मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड कहाँ से आएगा, +x और -x से, +x और -x, +y और -y, +z और -z, 6 जगह से आएगा। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। px py pz किसको ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, x एक्सिस को, y एक्सिस को, z एक्सिस को। x एक्सिस आर अलोंग द x एक्सिस, +x और -x में, y +y और -y में, z +z और -z में। तो ये देखने की बात है भाई, इन तीनों का रिपल्सन इक्वल होगा। तीनों का रिपल्सन क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। तीनों का जो रिपल्सन होगा एग्जैक्टली इक्वल होगा। मतलब क्या रहेगा, डीजनरेट रहेंगे। क्या रहेंगे, डीजनरेट रहेंगे विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या रहेंगे, ये डीजनरेट रहेंगे। क्यों रहेंगे, दोबारा समझाता हूँ। आपके पास 3
पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहा है? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। तो तीनों का रिपल्सन कितना होगा? जितना इसका रिपल्सन इतना इसका रिपल्सन और इसका भी इतना रिपल्सन। तो एनर्जी क्या होगी? थोड़ी ही बढ़ गई होगी, इससे फिर भी कम रहेगी। तो डीजेनरेसी रिमेन्स सेम, डीजेनरेसी रिमेन्स सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मान लिया मैं बोल दूं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा हूं मैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनती है, सभी बच्चों को पता भी होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनेगी। तो ये मान लिया लिगेंड ने अप्रोच किया था, ये बन गया। अब मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ज्योमेट्री मान लिया मैंने स्क्वायर प्लेनर बना दी। कितना बना दी? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर भी मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन में ज्योमेट्री बनाई है। कौन सी प्लेन में? एक्स वाई में। किसको रिपेल करेगा? अब एक्स वाई प्लेन समझते होगे, ये मान लिया एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन मान लिया, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। लिगेंड एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जी ये है, तीनों की एनर्जी डिक्रीज होगी यहाँ आगे। अब क्या होगा? अब इनका मतलब ये होगा, ये इसमें से कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी तो बढ़ेगी और कुछ ही घटेगी, ओवरऑल एनर्जी तो इतनी ही रहेगी इनकी। क्या होगा? किसकी एनर्जी बढ़ेगी? तुम देखोगे एक्स और वाई का तो रिपल्सन होगा, एक्स और वाई तो ऊपर चला जाएगा, पी एक्स एंड पी वाई तो इधर जाएगा, स्प्लिटिंग होगी भाई, पी एक्स डीजेनरेसी लॉस हो गया, पी एक्स एंड पी वाई आर मोर रिपेल्ड एंड पी जेड नीचे आ जाएगा। ये इनकी तीनों की एवरेज एनर्जी, मान लिया इसकी एनर्जी 5 जूल थी, इसकी भी 5 जूल थी, इसकी भी 5 जूल थी, तीनों की 5-5 थी। तो कुछ की तो बढ़ जाएगी, कुछ की उतनी ही घटेगी, क्योंकि नेट तो 15 ही रहेगी, नेट बराबर रहेगी भाई। यहाँ पे आके बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। ऐसा हुआ होगा तो कुछ ऊपर नीचे तो दूसरा नीचे चला गया, नेट अब भी 15 है तो अब भी 15 ही आएगी, समझ रहे हो? ये जो होगा इसको बोलते हैं, ये जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डीजेनरेसी सेम रही थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इस बार डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होगी। अब कोई ये बोल दे भाई इसमें भी x ऐड हुआ होगा, यदि 5 था तो ये भी कितना हो गया होगा? ये 5 + x हो गया होगा, ये भी 5 + x हो गया होगा, ये कितना हुआ होगा? 5 - 2x हुआ होगा। तभी तो एनर्जी, नेट एनर्जी तो अब भी 15 जूल ही आनी चाहिए, समझ रहे हो? अब भी एनर्जी कितनी आएगी? 15 जूल ही आएगी, ये गारंटी है, 15 जूल ही एनर्जी अब भी आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा। और यदि ये एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप है, अब देखोगे कितने का एनर्जी गैप होगा, उसको हम डेल्टा बोलते हैं भाई। जैसे मान लिया इनकी एनर्जी अब 8 हो गई हो तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनकी एनर्जी मान लिया 7 हो जाए तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो आपको देखना। मान लेता हूँ मैं इन दोनों की एनर्जी 10 हो गई हो, दोनों की 10 और 10 हो गई 20। पहले एनर्जी कितनी थी? 15, तो ये एनर्जी, इसकी कितनी एनर्जी आएगी? -5। कितनी एनर्जी आएगी? -5। तो ये पक्का है कि जो टोटल आएगा वो पहले भी 15 था और अब भी 15 ही आएगा, पहले भी 15 था और अब भी 15 ही आएगा। क्या ये जितने ऊंचाई पर जाएंगे ये उतना ही गहराई में जाएगा? ज़रूरी नहीं है, आपको नेट एनर्जी इक्वल करनी है। नेट एनर्जी क्या कर रही है? इक्वल। मान लें इन दोनों की एनर्जी 9 हो जाती, 9 और 9 कितनी हो जाती? 9 और 9 18, और इसकी एनर्जी कितनी होती फिर? -3। ये +4 में गए तो ये -3 में गया, ठीक है। ये होगा भाई, दोनों का जो गैप होगा उसमें आप ये देख सकते हो कि ये कितनी ऊंचाई पे जाएगा, ये कितनी नीचाई पे जाएगा, ठीक है। ये मान लिया, इससे मान लेता हूँ ये +z में गया, ऊंचाई ऊपर गया तो +z एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये इससे नीचे आया है, मैं मान लेता हूँ इसके जो डेप्थ है वो कितना आई हो? -y आई हो, कितना हो? -y हो। तो ये गारंटी है कि +z, ठीक है, 2 टाइम z, इसकी मान लिया z इंक्रीज हुई, इसकी भी इंक्रीज हुई, 2z =
वाई के बराबर आएगा। 2z किसके बराबर आएगा? वाई के बराबर। मतलब 2z प्लस वाई, ये गैप प्लस ये गैप किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है। दैट इज कॉल्ड डेल्टा डिफरेंस। और दूसरा 2z की वैल्यू y के बराबर आएगी। जितना इन दोनों में इंक्रीमेंट होगा उतना इस अकेले में डिक्रीमेंट होगा। 2z जितना ये ऊपर जाएंगे उतना ये नीचे जाना पड़ेगा इसको। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। 2z है, उसके से आप वैल्यू y पुट करो। एक मिनट, इसमें कुछ मैथमेटिकल एरर आ गया यार। ठीक है भाई, तो 2z प्लस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आपका z कितना आ जाएगा? z इज इक्वल टू डेल्टा बाई 4। z इज इक्वल टू डेल्टा बाई 4 हो जाएगा। सिंपल मैथ लगाया, इसकी जगह पुट कर दिया। और y कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा बाई z। मान लिया ये कोई गैप बोल दे, ये गैप 20 है। ये गैप कितना है? मान लिया इधर का और इधर का गैप बोल दिया जाए। जैसे कि इस बार मान लो इधर कितनी एनर्जी, दोनों के मिला के 10 और 10 20, इसी कितनी है? -5। तो कितना हुआ? ये 25 हो गया। कितना हुआ डिफरेंस? 25। और 25 का कितना हिस्सा इधर जाएगा, कितना हिस्सा जाएगा? जो z है वो 25/4, ये 25/4 लेगा। नीचे वाला कितना लेगा? 25/2 हिस्से में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया मैं इसी को आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सेम केस 25 का ही मैं ले लूँगा। तो देखिए कि भाई आपके पास ये 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इसकी भी 5 जूल थी, इसकी 5 जूल एनर्जी और इसकी 5 जूल है। ये एनर्जी ले ली। इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। एक साइंटिस्ट उसके नाम पे है बैरी सेंटर, कि वो बोलता है बॉन्डेड फॉर्म में जो एनर्जी है स्प्लिट होने के बाद टोटल एनर्जी इक्वल आएगी। अब मान लिया ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए और 1 ऑर्बिटल ऊपर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में XY प्लेन में बनाया मैंने। PX और PY ऊपर जाएगा, गारंटी है। ठीक है, अब मान लिया इसकी 10 जूल होगी एनर्जी, इसकी भी 10 जूल होगी। 10 और 10 20, ओवरऑल कितनी रहेगी? 15। तो सिंपल बात है, इसकी क्या आएगी? -5 आएगी। ये जो गैप है, ये जो गैप तुम बता दोगे कितने का आ गया? -25 जूल का आ गया। -25 जूल। अब ये दूरी, ऊंचाई कितनी होगी? कितनी? डायग्राम से ऐसा लग रहा बराबर है, बराबर नहीं होगी। ये अभी आपको बताया ऊपर वाला कितना होगा? ये होगा आपका 25/4 जूल, इतना ऊपर। ये जो नीचे होगा वो होगा -25/2 जूल। क्यों? ये एक डिब्बा है, इसकी एनर्जी, ठीक है, ये आप देखोगे -25/2, एक ऑर्बिटल है तो इसकी नेट एनर्जी -25/2। इनकी 2 ऑर्बिटल है, एक की 25/4 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 25/2। ठीक है, 25/2 प्लस 25/2 माइनस, वो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी? वहीं पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं भाई। ये यदि ये z ऊंचाई पे है तो ये y नीचाई पे है, तो z, तो टोटल एनर्जी 2z होगी। इसी कितनी हो जाएगी? y। तो 2z और y बराबर होगा, गारंटी है। और 2z प्लस y दैट इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। s ऑर्बिटल में डीजेनरेसी चेंज नहीं होगी। p ऑर्बिटल पे आता हूँ। p ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डीजेनरेसी चेंज नहीं होगी। स्क्वायर प्लेनर में डीजेनरेसी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी आपको समझ में आ गया। p और s आपको मैंने समझा दिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। ये समझाया आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि आप समझो, ऐसा नहीं है कि d सिलेबस में तो आप d पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ d ऑर्बिटल के अंदर आते हैं जो अपने सिलेबस में है, और इनफाइनाइट दूरी पे कोई मेटल है। ये इनफाइनाइट दूरी वाला एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी इनफाइनाइट दूरी वाला नहीं दे रहा। इनफाइनाइट दूरी पे हैं, फिर पास में आए होंगे, पास में आ गए, ये 5 ऑर्बिटल हो गए आपके। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन आया होगा। ठीक है, मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इलेक्ट्रॉन आएगा +x -x से, +y -y से, +z -z से। और शेप सभी बच्चों को आनी चाहिए, d ऑर्बिटल की शेप। d ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऑर्बिटल होते हैं अलोंग द एक्सिस। एक होता है z एक्सिस पे और एक होता है आपका x एक्सिस पे। एक इस पे होता है x एक्सिस पे, एक होता है x और y एक्सिस पे, एक होता है z एक्सिस पे। किसकी एनर्जी बढ़ेगी? साफ बात है z और x वालों की बढ़ जाएगी, उनकी घट जाएगी। तो ये आपका 2 ऑर्बिटल
ऊपर चले जाएंगे, दैट आर dx² माइनस y²। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल होता है, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। और एक आपका dz² और 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस, ये आपका dz² है, dz², जो ये डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। ये कौन कौन से हैं? dxy, dyz एंड dzx, दैट इज कॉल्ड eg ना, दैट इज कॉल्ड T2g, T2g, दैट इज कॉल्ड eg। eg और T2g ये दो वर्ड लिए गए हैं, ये मतलब एंटागन होता है, ठीक है। ये कोई सिमेट्री वेमेट्री के रिलेशन उनकी जरूरत आपको है नहीं, जी फॉर जीरेडिड सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए लगाते हैं। ये गैप है, ये आपका बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर ये आ गया। अब कोई बोले ऊपर की तरफ कितना होगा, भाई 5 हिस्सों में डेल्टा नोट बटेगा, ठीक, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वही जो सेम रिलेशन अभी आपको बताया था। 5 है टोटल, 2 ऊपर वाला है, 3 नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका 0.6 ऑफ डेल्टा नोट, कितनी हाइट पे होंगे ये 0.6 ऑफ डेल्टा नोट, और ये किस हाइट पे होंगे -4 ऑफ डेल्टा नोट। क्यों भाई, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए ना यार, सिंपल आपको लॉजिक बता दूं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। 1.6 डेल्टा नोट की ऊंचाई पे, 2 कितने पे हुए 1.2 डेल्टा नोट पॉजिटिव में, 1.4 की गहराई पे है, नीचे है इससे, ये रेफरेंस पॉइंट है नहीं, इसे नीचे -0.4, 3 है तो क्या हो जाएगा -1.2 + 1.2। याद रखना है तो भाई जितना प्लस है उतना माइनस होना जरूरी है। इसको आप 3/5 भी लिख सकते हो, इसको 2/5 ऑफ डेल्टा नोट लिख सकते हो। ये गैप है। डेल्टा ओ क्यों लगा है? ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्यों स्प्लिट हुआ भाई? जब इलेक्ट्रॉन ने अप्रोच किया, रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा? जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनमें ज़्यादा हो गया, तो ये ऊपर चलेगा। बात है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो टेट्राहेड्रल में आता, आप देखते होगे इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है, इन बिटवीन द एक्सिस, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। मैं टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कराता हूँ। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जो होती है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अब देखिए, इस बार 3 ऊपर जाएंगे और 2 नीचे जाएंगे, बिल्कुल रिवर्स। और जो ये गैप होगा, इस गैप को मैं लेमडा टी बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं इसको? डेल्टा टी। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये कौन कौन से हैं? ये इस बार T2 होगा और ये आपका E2 होगा। जी नहीं लगेगा, जी लगता है जीरेडिड सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए, जो कि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम होता है, वो आपको अपनी जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये वही 3 है। देखो T2G एंड EG इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल केस में EG 2 लेटर हैं तो 2 ऑर्बिटल के लिए यूज होता है। T2G 3 लेटर हैं तो 3 के लिए यूज होता था। इनके अंदर तो G होता ही नहीं। क्यों उल्टा हो गया? इन बिटवीन द एक्सिस आएगा इस बार, अपोजिट। अब की बार बोला जाए ये हाइट कितने लिखोगे भाई? जितना प्लस में होगा उतना माइनस में है। 2 माइनस में गए हुए हैं, 3 प्लस में गए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 0.4 ऑफ डेल्टा नोट। टोटल एनर्जी बताइए कितनी होगी? 1.4 की ऊंचाई पे, तो 3 कितने की ऊंचाई पे? 1.2। यहाँ पे आपका -0.6 ऑफ डेल्टा नोट। 2 के साथ हमेशा 0.6 रहेगा, 3 के साथ 0.4 रहेगा। ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो नेगेटिव। यह आ जाएगा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। इसने बताया व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू द मेटल देयर विल बी स्प्लिटिंग will be takes place in सेंट्रल एटम। एस की भी, पी की एंड डी की। एस की क्यों नहीं होगी? एस इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। पी ऑक्टाहेड्रल में नहीं होगी, स्क्वायर प्लेनर में मैंने आपको करके दिखाई। डी की 6 में भी आपको करके दिखाई। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जस्ट अपोजिट। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझिए और शेप देखिए, बस दिमाग में शेप बैठा लीजिए कैसी होती है, और ये उसी टाइम मान ले आपका हो गया क्वेश्चन। ये CFT। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4, और उसमें भी सिर्फ डी की स्प्लिटिंग अपने सिलेबस में है, पी की और एस की नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ SP में भी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है।
भाई जहाँ से आएगा वहाँ रिपल्सन ज़्यादा तो ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ, समझ गए ये। अब देखें बात को, यहाँ पे आपका आइसोलेटेड गैसेस सेटअप था, कोई भी मान लिया डी में है, पी में है, जो भी, और ये आपका ये एनर्जी और ये एनर्जी तो बराबर ही है। मान लिया आपने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, भाई ये तो 3 और 5 में बढ़ गए, ये तो जोड़ के इसी के बराबर है। ये जो है ये यहाँ पे था मेटल और लिगेंड, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या एनर्जी मानते हो, 0 मानते हो, 0 से नीचे आ गए नेगेटिव में, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जो गैप आएगा, दिस गैप इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो लिखें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। This is the total energy by which it is the total energy which is released when a crystal is formed. When a crystal is formed, एक क्रिस्टल बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है। एक होता पेयरिंग एनर्जी, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऐसे मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हुंड्स रूल के हिसाब से, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता, बिल्कुल कॉमन सेंस, लो एनर्जी में जाना चाहेगा। कोई बोले मेरे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बिना डाउट के यहाँ आएगा, दूसरा कहाँ आएगा, दूसरा भी यहाँ आएगा। पेयर क्यों नहीं किया यार, पेयर क्यों करेगा जब खाली पड़ा हुआ है, थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ कहाँ आएगा, ये दिक्कत की बात। मान लिया 1 मिनट के लिए फोर्थ यहाँ आया, यहाँ आएगा तो भाई पेयर होने में कुछ न कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है तो उसको अब रिपल्सन तो होगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। लिखें P.E, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, P.E, द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन, टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। देखिए बड़ा अच्छे से एक एग्जांपल कैसे निकालते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFSE लिख लें फुल फॉर्म, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मान लिया ये था, ठीक है, ये हो गया। जब मेटल ने अप्रोच कर लिया था, मेटल को लिगेंड ने अप्रोच किया, ये यहाँ पहुँच गए थे। अब लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये देखना कितना स्टेबल हुआ, ठीक है, यहाँ तक पहले पहुँच गया था, लिगेंड डोनेट करेगा। आप अब देखते रहें, एक एक की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन दोनों के बीच का गैप कुछ भी वैल्यू आपको दे देगा, 5000 जूल, 20000 जूल, जो भी आपको वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं डेल्टा नोट बोल देता हूँ। मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, समझ भी गए होंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये एनर्जी इक्वल है। अच्छे से देखना, बिल्कुल एक एक करके। मान लिया D1 है, पहला इलेक्ट्रॉन आया, D में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, T2G1 EG0, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा बिना किसी डाउट के, बिना किसी डाउट के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, D2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए मेरे को। D2 इज इक्वल टू, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, T2G एंड EG0। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, थर्ड, T2G3 एंड EG0। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कम एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, ऊपर क्यों भागेगा, नीचे की तरफ जाएगा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE निकालता हूँ, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। एक ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती है, याद होगा, 0.6 डेल्टा नोट पॉजिटिव में, -0.4 ऑफ डेल्टा नॉट नेगेटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है,
-0.4 डेल्टा नॉट। CFSE ये है भाई, ये वैल्यू आपको बता दी जाएगी। ये 50,000 है, कितने से स्टेबल हुआ इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ था पहले एक इलेक्ट्रॉन मान लिया तो लिगेंड नीचे की तरफ स्टेबल हो गया, यहाँ से की बजाय यहाँ आ गया। स्प्लिट तो जरूर हो गई, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है ही नहीं, इसमें एक में ही था। -0.4 से इसमें और इसमें है -0.8 ऑफ डेल्टा नॉट, ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी ना। -1.2 ऑफ डेल्टा नॉट, -1.2 ऑफ डेल्टा नॉट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब ऑर्बिटल आ गए थे, एक लिगेंड और एक मेटल बिल्कुल जितना क्लोज डिस्टेंस पे आ चुके थे वहाँ आ गई। ये आपका मेटल के ऑर्बिटल हैं, लिगेंड ने डोनेट किया है, उसके बाद इसमें स्प्लिटिंग हुई, ये फैल गए, डिजनरेसी डिस्ट्रॉय होगी। कितना स्टेबल हुए, ये तो गारंटी है स्टेबल होगा तो ये चीज़ बनेगी। यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ आया, ये कितना होता है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, -0.4 ऑफ डेल्टा नॉट। ये जो गैप है ना उसका -0.4, ये -0.4 -0.4, एक इलेक्ट्रॉन है तो -0.4, -0.8, -1.2। D3 तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ लें। मान लिया कॉन्फ़िगरेशन आ जाए D4, D4 में दिक्कत है। D4 में क्या है, दिक्कत है। D4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई बोले नहीं नहीं नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है। देखते हैं दोनों, ये वाला रेड वाला केस देख लेते हैं पहले। मान लिया यहाँ आया, रेड वाले केस में क्या हुआ भाई, T2G4 हुआ एंड Eg की वैल्यू 0 हुई। Eg में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, T2G में गया। CFSE कितनी होगी, चारों इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो -1.6 ऑफ डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। P डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पेयरिंग एनर्जी है भाई, पेयर भी तो किया है। और ग्रीन वाला हो जाता तो केस नहीं, ये ना हो कि ये केस हो जाए, ऊपर की तरफ भाग गया इलेक्ट्रॉन। ग्रीन वाला क्या बनता, T2G3 Eg1 कितना हो जाएगा भाई, इसका देखिए माइनस, इसका तो -0.4 -0.4 -1.2 और प्लस 0.6, इसकी 0.6 होती है एनर्जी, इसकी भी तो एक इलेक्ट्रॉन है 0.6 में, 3 इलेक्ट्रॉन -0.4 के, कितना आ जाएगा माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी। क्यों, तो पेयर तो किया ही नहीं है। अब बात है ये एनर्जी ज़्यादा है भाई, नेगेटिव में जो ज़्यादा होगा वो बात बढ़ेगी, नेगेटिव में जो ज़्यादा होगा। अब इसकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, मान लिया पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू 1 डेल्टा नोट है, 1 डेल्टा नोट, डेल्टा नोट के बराबर है पेयरिंग एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नोट पुट करोगे -0.6 आ गया, तो दोनों में या तो ऊपर ले जाओ वहाँ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया इसकी वैल्यू 0.6 डेल्टा नोट है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 0.6 डेल्टा नोट, कितना बचाइए माइनस डेल्टा नोट के बराबर, ये कितना -0.6 डेल्टा नोट। किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें, तो ये पेयरिंग विल हो, पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। और मान लिया इस केस में जो P डॉट ई है, P डॉट ई की वैल्यू मतलब पेयरिंग एनर्जी मान लिया 2 डेल्टा नोट के बराबर है, 2 डेल्टा नोट पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव में आ गया 0.4 डेल्टा नोट, और ये -0.6 डेल्टा नोट। कौन अच्छा, ये। तो बात ये है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, डिपेंड करता है किन फैक्टर पे डिपेंड किया भाई, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, दूसरा पेयरिंग एनर्जी पे, और ये जो बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी समझते हो, डेल्टा नोट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है लिगेंड पे, लिगेंड कैसे, बहुत सारे फैक्टर पे करती है। मैं एक लिगेंड का केस कंसिडर कर रहा हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा, गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पेयर करूँ या ऊपर जाऊँ। उसने देखा एनर्जी देख लो कहाँ कम लग रही है, पेयर करने में कम लग रही है या ऊपर जाने में कम लग रही है। मान लिया पेयर करने में कम लग रही है तो वो पेयर करेगा, ऊपर जाने में कम लग रही है भाई, पेयरिंग में मेरे को 5 जूल चाहिए, ऊपर जाने में मेरे को 3 जूल, तो मैं ऊपर जाऊँगा। बात ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इस गैप को खतरनाक इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा, पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड में गैप कम होता है, पेयरिंग में तो अब भी उतनी एनर्जी लग रही है लेकिन ऊपर जाना आसान है, पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस। लिखें
लिखिए एक पॉइंट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, splitting energy bracket में delta is highly increased, so electron will pair, and in case of weak field ligand splitting is very less, delta is very less, splitting is very less, so electron will not pair, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालना सिखा रहा हूँ आपको। पेपर में कभी भी वो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू नहीं देगा और बोल देगा कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और साथ में एक छोटा पॉइंट लिख देगा निगलेक्ट पेयरिंग एनर्जी। वो बोलेगा भाई निगलेक्ट कर दीजिए पेयरिंग एनर्जी, कैलकुलेशन करते हुए बस आप इसको निगलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ गई। वो वैल्यू निकलवाते हुए तब वो बोलेगा आपको पेयरिंग एनर्जी निगलेक्ट करो, वो ना बोले यार इसकी वैल्यू दे दे तो तू वैल्यू दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तुम जोड़ के निकाल दोगे। समझ गए? अब देखो वीबीटी को इसको रिलेट करना, ये जो स्प्लिटिंग होती है ना ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैंने एक बताया आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज़्यादा होती है, वीक फील्ड में कम होती है। ये मेटल पे भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये वैल्यू बढ़ती जाती, खतरनाक बढ़ती है। 4D और 5D के लिए तो गैप इतना ज़्यादा होता है कि हमेशा पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं। अब चीज़ों को रिलेट करो वीबीटी से। 3D की मैं बात करता हूँ, D1 D2 D3 तीन इलेक्ट्रॉन है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती थी? इनर हाइब्रिडाइज। कोई डाउट ही नहीं होता था इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लिगेंड कहाँ जाएगा, लिगेंड भी अंदर वाले में आएगा। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, D1 D2 D3 में कोई दिक्कत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। D4 में वहाँ भी दिक्कत हुई थी। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो पेयरिंग हुई थी, वीक फील्ड था तो पेयरिंग नहीं हुई थी। समझ रहे हो? CFT और VBT कुछ कुछ रिलेट होंगे, बिल्कुल तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो बॉन्डिंग ही अलग है यार, वो हाइब्रिडाइजेशन, वो कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। समझे एक बार डिटेल में जाकर। D3 तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब बात आई 4D और 5D में, मैंने बोला सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे, मतलब हमेशा पेयरिंग होगी 4D और 5D में। तो ये बात तो ये भी सही है, क्यों 4D और 5D में ये जो गैप होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऊपर जाने का सवाल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को नीचे ही आना पड़ेगा, मतलब पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? पहला पूछा जाएगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ T2G एंड EG। आपको बोलेगा डी में इतने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आपको बोलेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालिए। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। D3 तक का तो कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या होगा? पेयरिंग होगी या ऊपर जाएगा? ऊपर जाना तो सवाल ही नहीं, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही आना पड़ेगा। D4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ? T2G 4 EG0। 5 का कैसे लिखोगे? T2G 5 EG0। 6 का क्या लिखोगे? T2G 6 EG0। भाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पर नहीं जा पाओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मान लिया वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या करते आप? D4 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते? D4 का लिखिए T2G 3 EG1। D5 का कैसे लिखते? इधर लिखा हो D5 का कैसे लिखते? T2G 3, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा EG2। इसका कैसे लिखते हैं? T2G 4 EG2। दो ही आएंगे नहीं भाई, मान लिया ये केस हो जाए। अब कोई बोला अगला इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ जाएगा? यहाँ भी पेयरिंग, वहाँ भी पेयरिंग। ऊपर जाके क्यों पेयरिंग करेगा? नीचे आके पेयरिंग करेगा, नीचे आने में कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ करेगा, ये आ गया। अब देखिए 4 में दिक्कत आती है, वहाँ भी D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 की टेबल याद करो। D3 में मैंने बोला था वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है, 4D और 5D में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये गैप इतना ज़्यादा हो जाता, ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पेयरिंग ही करनी पड़ेगी, ऊपर जा ही नहीं सकते। 3D में D1 D2 D3 में कोई दिक्कत नहीं थी। D4 में दिक्कत, देखो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, D5 का अलग है, D6 का अलग अलग। D7 पे आते हैं, ये तो नोट हो गया होगा इतना तो सभी बच्चों का। D7 पे आते हैं,
स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। D7 कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा भाई? D7 देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा 6 तो यहाँ आया होगा 7 में यहाँ गया होगा। D7 कैसे लिखोगे आप? T2G6 एंड EG1। वीक फील्ड में आप कैसा लिखते? वीक फील्ड में देखिए भाई 7 इलेक्ट्रॉन कैसे डालते? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कैसा लिखते? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। भाई 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। D8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते हैं आप? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, वो ऊपर जो गया हुआ है तो 2 ऊपर जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में याद होगा नहीं, अलोंग द एक्सिस जाते हैं। 8 में कैसा लिखते हैं आप? भाई 6 तो यहाँ पे आगे होते और 7th ये 8th ये, आप ऐसा लिखते हैं। D8 का कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG2। आप D8 का कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड में कैसा लिखते? 1 2 3 4 5 6 7 8 T2G6 एंड EG2। अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ आ रही है। जहाँ जहाँ VBT में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का इफेक्ट नहीं आ रहा था, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। आपको याद हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D8 पे मैंने बोला था चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, आउटर हाइब्रिडाइज ही जाना पड़ेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन ये थ्योरी बताती नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखो, वहाँ जो चीज़ें थी और यहाँ जो चीज़ें, कुछ न कुछ तो रिलेशन है उनमें। वहाँ हमने बोला था D1 D2 D3 हमेशा नीचे जाएगा, मतलब अंदर की तरफ लिगेंड आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी थ्योरी बोल रही है नीचे की तरफ जाएगा। बट D4 D5 D6 और D7 में डाउट था। यहाँ देखो D4 D5 D6 और D7 में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है। D8 D9 और D10 का देखना सेम आएगा। D8 का देख लिया, D9 का देखो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता 6 तो यहाँ आ गए हुए, 7 8 9 यहीं आता नहीं, यहीं आएगा। क्या लिखोगे? T2G6 एंड EG3, इसमें भी तो यही आएगा। वीक फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आएगा। T2G6 EG9। और D10 का देखो, D10 का लिख के देखो, D10 का लिख के देखोगे, D10 का लिख के देखा, T2G6 EG2 T2G6 EG2। CFSE निकालता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जितना इसकी होगी उतना ही उसकी होगी। और जब कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है, कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो नीचे वाले में आए हैं। CFSE देखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ 0। कितना है? -0.4 डेल्टा नोट का मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, 0.6 का डेल्टा नोट, 0.6 डेल्टा नोट का 4। अरे ये तो 0 आ गया। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 0 है, वीक फील्ड में भी 0 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी 0 है। मतलब पेयरिंग एनर्जी निगलेक्ट कर रहा हूँ। पेयरिंग एनर्जी निगलेक्ट नहीं करोगे तो 5 लगा दो, 5 टाइम ऑफ पेयरिंग एनर्जी। वो आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता, फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड को ज्यूम करके, वीक फील्ड को ज्यूम करके। D5 का निकाल के देखो एक बार, D5 का निकाल के देखते हैं। D5 एक एक का तुम्हें निकालना, D1 से D10 आप लिख लेना। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाओगे, कॉन्फ़िगरेशन D1 से D10, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या रहेगा? T2G। ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड है तो क्या रहेगा? CFSE इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, CFSE इन केस ऑफ वीक फील्ड। 5 कॉलम तुम्हें बनाने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन, CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में CFSE। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, मान सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू समझने के लिए। D5 कॉन्फ़िगरेशन में बात करता हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में D5 कॉन्फ़िगरेशन ये होता है T2G5 EG0। इसमें क्या हुआ? ये हुआ, वीक फील्ड में ऊपर की तरफ जाएगा, T2G3 EG3। देखते हैं
-0.4 डेल्टा नोट का 5 टाइम्स इधर, और पोटेंशियल एनर्जी साथ में पेयरिंग एनर्जी भी लिखूँ तो 2 पेयरिंग एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे -0.4 डेल्टा नोट का 3 टाइम्स प्लस 0.6 डेल्टा नोट का 2 टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी हो जाएगी ना भाई। ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका 0 आ जाएगा। देखो इसमें यहाँ भी 0 है, 5 में भी और 10 में भी, दोनों में 0 है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे -2 डेल्टा नोट प्लस 2 टाइम ऑफ पेयरिंग एनर्जी। D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, देख रहे हो नहीं, ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। आप एक एक का एनर्जी निकाल के दिखाओगे कॉपी, बहुत सारों का तो मैंने ही निकाल दिया। D1 D2 D3 D4 D5 एंड D10 का तो निकाल दिया, बाकी का तुम खुद निकालो। कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक एक लिख दिया। ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, ये ऊपर चले जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी अलग होती है। यदि इसमें 100 होगी तो क्या उसमें 100 होगी, नहीं। नंबर ऑफ लिगेंड कम है तो रिपल्सन कम होगा, तो स्प्लिटिंग भी कम होगी, इनके बीच का गैप कम होगा। इसमें 6 लिगेंड है, उसमें 4 लिगेंड है, तो आप वैसे ही देखोगे ऑक्टाहेड्रल 1.5 गुना 3/2 टाइम्स तो वैसे ही ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड की वजह से, और डायरेक्शन की वजह से भी 3/2 टाइम का फर्क हो जाता है। मतलब 9/4 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में, ज़्यादा होती है। और कितना, 9/4 टाइम। 3/2 नंबर ऑफ लिगेंड की वजह से और 3/2 डायरेक्शन की वजह से। उसमें अलोंग द एक्सिस आता है, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होता है। 3/2 टाइम्स लिगेंड ज़्यादा और 3/2 याद रखने के लिए आपका 9/4। भाई ज़्यादा किसी में होगी तो साफ बात है ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा है। कितनी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, 9/4 टाइम्स होती है। तो स्प्लिटिंग की मैं बात करूँ, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात की जाए तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। इसमें 6 लिगेंड होते हैं, इसमें 4 लिगेंड होते हैं। भाई लिगेंड भी सेम हो, मेटल भी सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब सेम हो, क्योंकि अभी तो मैं फैक्टर करवाऊंगा लिगेंड। तो देख रहे हो 3/2 टाइम तो लिगेंड की वजह से, 3/2 ड्यू टू डायरेक्शन की वजह से, और ऊपर 3 ऊपर जाएंगे 2 नीचे आएंगे। उसमें T2G और EG नहीं होगा, T2 और E होगा, G हट जाता है। ठीक, ये था आपका CFSE क्रिस्टल फील्ड। अभी ऑक्टाहेड्रल का बचा है। स्क्वायर प्लेनर का मैं सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा, या फिर मैंने एक आपको नोट्स भेजे हुए हैं, थ्योरी नोट्स, उसमें आप स्क्वायर प्लेनर का देख लें। स्क्वायर प्लेनर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो नहीं है सिलेबस के अंदर तो, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं IIT वगैरह में, एडवांस में कभी बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए। सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर की होती है स्प्लिटिंग का गैप, क्योंकि वहाँ पे एंगल देखोगे आप 90 डिग्री का बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए। तो 90 डिग्री पे मतलब एक सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना। टेट्राहेड्रल में 109 पे जा रहे हैं लिगेंड, बॉन्ड 109 डिग्री है, और वो स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री है। तो क्यों ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनना चाहेगी जब 109 डिग्री है? तो क्यों 90 डिग्री, क्यों 19 डिग्री एंगल रिड्यूस होना चाहेगा अपने आप को, क्यों रिड्यूस करना चाहेगा? उसका रीज़न होता है उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। CFSE उसका बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसके केस में आती है? स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल तो आपको याद भी होना चाहिए कितने टाइम्स का डिफरेंस है। स्क्वायर प्लेनर मैं बाद में करा दूंगा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडवांस में कई बार पूछ लिया जाए, इसलिए तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे। काम क्या है, होमवर्क क्या है? होमवर्क यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D10 तक, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे आप लिखोगे CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या आई, वीक फील्ड के केस में क्या आई। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल के केस में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप टेट्राहेड्रल के केस में भी लिखोगे। जहाँ पे आप डेल्टा नोट लिखते हो इसके लिए डेल्टा T लिख लेना, समझ गए? ये आपको 10 के 10 के निकालना है। और फिर एक बार VBT को और इसको एक बार रिलेट करके देखना कि जहाँ VBT में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की ज़रूरत पड़ रही थी वो यहाँ भी पड़ रही है। एक्चुअल में ये थ्योरी पहले आई थी, ये पढ़ के मैंने उसके अंदर अप्लाई की। ठीक, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क पूरा करें। और ये लेक्चर होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, इसके बाद में इसके एक और वीडियो के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाए। तब तक आप NCERT पढ़ते रहें और ये पढ़ते रहें।
दिक्कत ये है कि आइसोमेरिज्म बीच में घुस जाता है, आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री के बगैर आएगा नहीं। अभी इसके बाद ये एक लेक्चर और आपका CFSE ले लेगा आराम से, क्रिस्टल स्टेबलाइजिंग एनर्जी एंड फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी एंड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये है आपका। उसके बाद एक जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, ट्रांस इफेक्ट है, ये होगा। उसके बाद फिर बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग उसको बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग साथ में हो जाती है। एक लेक्चर सिनर्जिक बॉन्डिंग का हो जाएगा, फिर एक लेक्चर आपका कलर का हो जाएगा, फिर जाके 2 लेक्चर आइसोमेरिज्म के होंगे, तब जाके आपको आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम पूरा बॉन्डिंग तक ही पढ़ना, आइसोमेरिज्म को बिल्कुल जस्ट अलग पार्ट कर देंगे। आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। पहले ज्योमेट्री कैसे आएगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन VBT पढ़ने के बाद वैसे पढ़ सकते थे, लेकिन पहले हम CFT पढ़े, पहले हम बॉन्डिंग को ही कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे आइसोमेरिज्म।